पी ब्लॉक अभी हम कर रहे हैं शुरू। पी ब्लॉक से पहले थोड़ा सा आइडिया पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए, है भी, आपको पता भी है। रिकॉल करेंगे बड़ा शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल को। जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे वो डिपेंड करती थी किसी एलिमेंट के, एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमने 4 ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में डिसाइड कर दिए थे। उसमें सबसे पहला एक ब्लॉक आया था एस ब्लॉक, जो पीरियोडिक टेबल के शुरू में लिखा गया था। बीच में एक आया था डी ब्लॉक, जिसमें टोटल 10 ग्रुप्स थे। एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स थे। कैसे 2 ग्रुप थे? S1 S2। 10 ग्रुप कैसे? D1 से लेकर D2 D3 D4 D5 D10 तक 10 ही हो गए। तो 2 और 10 टोटल हो गए मेरे पास ये 12 ग्रुप हो गए डी ब्लॉक के एंड एस ब्लॉक के मिलाकर। बाद में हमने रख दिए थे पी ब्लॉक। ये भी एक कहानी है कि पी बाद में क्यों। पहले तो एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, लेकिन डी शुरू बाद में होता है। एस एंड पी पहले भर जाते हैं, फिर बाद में डी शुरू होता है। यानी डी अगर शुरू हो रहा है तो पी भर चुका है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, चौथा पीरियड शुरू हो गया, चौथा एक शेल शुरू हो गया। फिर आ गया 3d, यानी इनसाइड फिल हो रहा है। ये वाले जो हैं ये 3d के हैं। ये जो फिलिंग हो रही है वो 3d की हो रही है, जबकि पीरियड नंबर 4 है ये हमने पीरियोडिक टेबल में ढंग से तसल्ली से सारी बात समझी थी, और इसके साथ साथ हम इसका रिवीजन करेंगे, आसानी रहेगी, लिंक हो जाएंगी चीजें पी ब्लॉक के और इसकी। तो पी ब्लॉक इसलिए हमने बाद में रखा है, पी एंड एस के बीच में डी रखा है। और मतलब नहीं है हालांकि इस चैप्टर से कि हम एफ ब्लॉक रखें देखें, लेकिन यहाँ डी ब्लॉक से कुछ एलिमेंट, डी से 14 एलिमेंट निकालकर हमने अलग रख दिए हैं, 4f एंड 5f सीरीज, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। यहाँ फोकस करना है हमें, जूम लेंस अपना यहाँ इस पी ब्लॉक पर लगाना है, क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ना है। पूरे पी ब्लॉक पर भी नहीं, ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी +1 में +2 के सिलेबस में, ये पीरियोडिक टेबल ही है। कभी हम एस ब्लॉक पढ़ने लग जाते हैं, कभी हम डी ब्लॉक पढ़ने लग जाते हैं, कभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने लग जाते हैं। +2 के 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े चैप्टर हैं जो पूरे डी ब्लॉक के साथ डील करते हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, यानी जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके साथ डील करते हैं। अब हम +1 में पी ब्लॉक पढ़ेंगे, लेकिन पी ब्लॉक पूरा नहीं पढ़ेंगे, 2 ग्रुप पढ़ेंगे बस इसके। ये हमारा सिलेबस 2 ग्रुप का है +1 का। बाकी के जो 4 ग्रुप हैं वो +2 में पढ़े जाते हैं। ये 2 ग्रुप पढ़े जाएंगे +1 में। कौन से ग्रुप? 12 ग्रुप ये हो गए, 2 ग्रुप ये हो गए, सॉरी 10 ग्रुप ये हो गए, 2 ये हो गए, 12। यहां से 13 ग्रुप शुरू होता है। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये हमारा सिलेबस है +1 का। फिर 15, 16, 17, 18, ये हमारा सिलेबस है +2 का। हालांकि अगर आप इसे बहुत फोकस करके ढंग से ध्यान से समझ के पढ़ लेते हो तो ये वाला पोर्शन लगभग 60% पोर्शन ये यहीं इसके साथ ही हो जाएगा। +2 में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 60%। बस जो केमिकल कंपाउंड नए प्रोडक्ट्स हैं बस वो पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटलिक नॉन मेटलिक बिहेवियर, ऑक्सो एसिड्स, यहीं पर क्लियर हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर वगैरह, ये सारी चीज हम यहीं पर कर पाएंगे। तो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो ग्रुप 13 एंड 14 डिस्कस करना है, यानी, और ये स्टेप वाइज हम करेंगे।
पहले 13 ग्रुप लेकर के, आज मैं 13 ग्रुप शुरू कराऊंगा। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि एक एक एलिमेंट को करना होता है। बोरोन है जैसे, इसमें एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, उनकी प्रॉपर्टीज लेंगे। फिर इनके कुछ कंपाउंड इंडिकेटेड हैं जो सिर्फ सिलेबस में इंडिकेटेड हैं। सिलेबस में दिया हुआ है Na4B2O7, ये हमें स्लिप H3BO3, बस यही पढ़ना है। B2H6, BH3, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम सिलेबस से। बहुत सारे कंपाउंड तो इसके हजारों होते हैं, बोरोन के, एल्यूमिनियम के। अब सारे थोड़ी पढ़ेंगे, जो सिलेबस में गिवन होंगे वो हम कंपाउंड्स को करेंगे। 14 कार्बन ग्रुप है, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन है जैसे, और है ये सारे ग्रुप, सारे एलिमेंट इस ग्रुप के, 14 ग्रुप के हम डिस्कस करेंगे। एक कंफ्यूजन जो हमेशा बच्चों को लगता है वो ये कि कई बार ये थर्ड ग्रुप लिख दिया जाता है, 4 लिख दिया जाता है, 5 लिख दिया जाता है, 5th, ये 6 लिख दिया जाता है, ये 7, ये 8। पुराना पैटर्न है। पुराने जो पीरियडिक टेबल थे उसमें फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट बी सेकंड बी, ऐसे करके पैटर्न होते थे। कहीं अगर लिखा है तो मान लो 10 के बाद मान लो इसको, थर्ड को हम 13, फोर्थ को 14। कुछ क्वेश्चंस में पुरानी किताबें जो हैं उसमें आ जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। तो ये पीरियडिक टेबल का वो हिस्सा जो हमें पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है। हमें जो डिस्कस करना है आज की क्लास में, ये ग्रुप 13 में भी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एक और एलिमेंट है जो यहां नहीं लिखा है, थेलियम। TH नहीं, TL, TH तो थोरियम होता है। तो आज हम इस ग्रुप 13 को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने जो आपको बताया वो सिलेबस आपको बताया, जो हमारा सिलेबस है, पूरी पीरियोडिक टेबल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहा होगा, P1, 13 ग्रुप में P1, P से पहले तो S भी होता है, तो S तो पूरा होगा, S2P1, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन 10D के हो गए, 3 ये हो गए, तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। हम क्या बोलेंगे, 2 और एक 3, थर्ड ग्रुप, वो पुराना वाला पैटर्न। P में 2 आ गए यानी S2P2, ये 15 वाला आ जाएगा S2P3, 16 आ जाएगा S2P4, ये हो जाएगा S2P5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, S2P6, बस P7 तो हो नहीं सकता, पूरे हो गए ये। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आया तो नया कोई ग्रुप शुरू होगा, फिर आ जाएंगे हम वापस S पर, एस ब्लॉक, यानी नियॉन के बाद जब कुछ शुरू होगा, हीलियम के बाद जब शुरू होगा, नियॉन के बाद, आर्गन के बाद नया एक पीरियड शुरू हो जाएगा और वो होगा एस ब्लॉक एलिमेंट। आर्गन के बाद कौन सा आता है, पोटेशियम। पोटेशियम में हम पहुंच जाते हैं इधर दूसरी तरफ। ये तो बात रही इनके ग्रुप के नंबर की, NS2 NP1। पीरियड नंबर जो है, ये जो N बोल रहा हूं मैं, यही इनका पीरियड नंबर है, NS2 NP2। N क्या है यहाँ पीरियड नंबर, इसके बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, 2 3 होता है, पहले का, पहले शेल में 2, दूसरे में हो गए 3, शेल नंबर 2, N की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2s2, 2p3। तो शेल का नंबर ही इसका पीरियड नंबर है। पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6। ये बात हम पीरियोडिक टेबल में डिटेल से कर चुके हैं। ये जस्ट मैंने रिकॉल आपको कराई है क्योंकि यहाँ छोटे क्वेश्चन जो हैं इसके साथ रिलेट होके आते हैं। तो अब हम इस पार्ट को कर रहे हैं शुरू, पी ब्लॉक का। ये ग्रुप 13 हम शुरू करेंगे, इसकी एक एक प्रॉपर्टी लेकर के डिटेल से करना शुरू करते हैं। हम इससे ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप 13 में प्रेजेंट हैं। शुरुआत में तो
हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। इस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनके नाम पता होने चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखाऊंगा वो पता होने चाहिए। इनके सिंबल हैं, आपको कभी कहीं Ga लिखा है तो आपको पता हो कि ये गैलियम की बात हो रही है, In लिखा है अगर कहीं तो आपको ये पता हो कि ये इंडियम की बात हो रही है, थैलियम की बात हो रही है। एक बात तो ये हो गई, इस ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, उनके नाम। अब हम फोकस करते हैं पूरे पी ब्लॉक को नहीं, ग्रुप 13 को, उस पे जूम लेंस लगा दिया हमने बस। अब इससे भी उठा के एक एटम पर आ जाएंगे, बोरोन पर आ जाएंगे। बोरोन को लेकर उसकी प्रॉपर्टी जो गिवन कंपाउंड है, बोरेक्स है जैसे H3BO3 है, B2H6 है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी बॉन्डिंग, यही सिलेबस इसी टाइप का। फिर एल्यूमिनियम के कुछ दिए हुए, सारी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते भाई, पूरी पूरी बुक्स हैं, ग्रुप 13 की पूरी पूरी बुक्स हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। बोरोन के हजारों कंपाउंड होंगे, एल्यूमिनियम के हजारों कंपाउंड होंगे, इसमें भी बड़ा थोड़ा थोड़ा सा जो दिया गया, हमें तो ट्रेंड पे फोकस करना है। अप टू डाउन मूव करने पर ट्रेंड किस तरह से प्रॉपर्टीज के चेंज होते हैं, और जो गिवन कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस पढ़नी है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ग्रुप 13 का पहला मेंबर ग्रुप के बाकी मेंबर से डेविएशन शो करता है। सबसे पहले डेविएशन की बात कर लेंगे, फिर ट्रेंड हम फिक्स कर लेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये पूरा ग्रुप है, टीम है, ये बगावत करता है, अलग चलता है। बोरोन यही नहीं, ये तो हम ग्रुप 13 पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 13 में तो ये आ गया, लेकिन पूरे पी ब्लॉक में हर ग्रुप का पहला मेंबर, 14 ग्रुप में पहला मेंबर कार्बन, सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, एसएन से एंड पीबी से। ग्रुप के नाम पर है तो ये शामिल कार्बन इसमें, लेकिन चलता अलग को है। ये ग्रुप इधर को चलता है तो ये इधर को चलता है। प्रॉपर्टीज के मामले में ये प्रॉपर्टीज अलग की तरफ से शो करेंगे तो ये प्रॉपर्टी अलग, बोरोन अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि होना क्या चाहिए था, ग्रुप में रखा है तो ग्रुप की तरफ से तो उसको आना चाहिए था। यानी वो सारी बातें जो ग्रुप फॉलो करते हैं उसमें सारी नहीं तो 80% 90% तो फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन ये करता है डेविएशन शो। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये पूरे पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। ये ग्रुप का पहला मेंबर हर ग्रुप का, ग्रुप 13 का, ग्रुप 14 का, ग्रुप 15 का, ग्रुप 16 का, ग्रुप 17 का, 18 को तो हम अलग से डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी चलती है ये बात, उसका भी पहला मेंबर डेविएशन शो करता है। हीलियम जो है, लेकिन फ्लोरीन के बाद नहीं आता हीलियम, तो उसको हमने रखा नहीं। नियॉन तो पहला मेंबर नहीं है उसका, तो हीलियम है पहला मेंबर। तो एक फैक्ट हमें क्या पता चला, बात क्या पता चली कि इस पी ब्लॉक में ग्रुप का पहला मेंबर बाकी सब मेंबर से डेविएशन शो करता है। ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्या, वाई, क्यों करता है डेविएशन। कई सारे कारण उसके निकलते हैं। ग्रुप का जो पहला मेंबर है, जैसे बोरोन ही लें ग्रुप 13 में, हम साइज में बाकियों के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा, बहुत छोटा होता है भाई। अप टू डाउन मूव करने पर साइज इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम। बोरोन तो बहुत ही छोटा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल साइज की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। छोटा साइज मतलब पीरियोडिक टेबल की बातें काम आएंगी ये सारी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, छोटा साइज मतलब पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को नजदीक से खींच रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल।
आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, पॉजिटिव बनाना इसके लिए बड़ा मुश्किल काम। नीचे चलते चले जाएंगे, एल्यूमिनियम आप जानते हो 3 पॉजिटिव बनाता है, गैलियम 3 पॉजिटिव बनाता है, इंडियम 3 पॉजिटिव बनाता है, थेलियम 3 पॉजिटिव बनाता है, तो ये आयंस बनते हैं। मेटल हैं ये मेटल नहीं है। ये डेविएशन शुरू हो गया साइज के ह्यूज डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस तो होगा ही, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज में तो इंक्रीज आएगा ही। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटा साइज होना इसको बाकियों से काफी डिफरेंट कर देता है। एक प्रॉपर्टी इसकी अलग हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये नॉन मेटल की तरफ चल पड़ता है, बाद के मेंबर मेटल की तरफ। ये सब मेटल्स हैं। याद करो आप पी ब्लॉक में बताया था कि एक लाइन डायगोनली खींच दो पी ब्लॉक में, ये नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल हैं। तो यहाँ बोरोन इस लाइन पे आता है, ये नॉन मेटल की तरफ चलता है, जबकि बाकी सब मेटल हैं। ये सब के सब मेटल की तरह से ऐड करते हैं। ये भी डेविएशन हो गया। और इससे भी बड़ी बात है, बल्कि मैं कहता हूं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये डेविएट करता है, वो प्रॉपर्टी है कि बोरोन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। शेल ही टोटल 2 हैं, पहले शेल में एस, दूसरे में एस एंड पी, डी की तो बारी नहीं आई। एल्यूमिनियम में पहले शेल में एस, दूसरे में एस एंड पी, तीसरे में एस पी एंड डी। बिल्कुल करेक्ट बात है कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन डी ऑर्बिटल तो है ही ना। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहां 3 आए इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आया सॉरी, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन डी भी यहां मौजूद है। अब अगर ये बोला जाए कि डी खाली होने से क्या होता है, बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत सारे बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी एल्यूमिनियम में होगी, जिस टाइप के बॉन्ड बोरोन में नहीं बन पाएंगे। मैंने ऑक्टेट पूरा कर दिया बोरोन का, इधर 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 4 बॉन्ड बना दिए। 4 बॉन्ड बनाने के बाद ही ऑक्टेट पूरा होगा। ऑक्टेट पूरा होने पर अब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की गुंजाइश खत्म, बॉन्ड बनाने की गुंजाइश खत्म। लेकिन एल्यूमिनियम का बॉन्ड मैंने ऑक्टेट पूरा कर दिया, अगर एल्यूमिनियम के 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 बन जाते हैं 4 बॉन्ड, परेशान नहीं होना। AlCl4 नेगेटिव बनता है। कभी सोचो कि एल्यूमिनियम की तो वैलेंसी 3 होती है वैलेंसी 3, लेकिन 4 भी बन जाती है वैलेंसी कभी। 4 बॉन्ड बन गए, ऑक्टेट पूरा हो गया एल्यूमिनियम का। फिर भी लेकिन डी ऑर्बिटल अभी खाली पड़े हुए हैं। ये डी ऑर्बिटल क्या करेंगे, इन खाली ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर डोनेट करने वाला अपना डोनेट करके लोन पेयर बॉन्ड बना देगा कोऑर्डिनेट। जैसे अमोनिया, जैसे क्लोरीन, एक और नेगेटिव, एक क्लोरीन नेगेटिव, 2 क्लोरीन नेगेटिव, तो ये ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं। ये टाइप की बॉन्डिंग बोरोन नहीं कर सकता। सबसे बड़ा अंतर तो यहीं आएगा। ग्रुप का पहला मेंबर, पी ब्लॉक की बात मैं कर रहा हूं, किसी और की नहीं। पी ब्लॉक के पहले मेंबर यानी बोरोन यानी कार्बन यानी नाइट्रोजन यानी ऑक्सीजन यानी फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। इन ग्रुप के बाकी मेंबर्स में डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग अलग हो जाती है इन पहले मेंबर की बाकियों से। बोरोन की बॉन्डिंग के पैटर्न जो बनेंगे वो अलग बनेंगे। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनमें सब में डी ऑर्बिटल होते हैं, इनके बॉन्डिंग के पैटर्न बिल्कुल अलग चलेंगे। ये है अंतर, जिसकी वजह से हम ग्रुप 13 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं और याद रखते हैं। पूरे पी ब्लॉक के लिए ये एप्लीकेबल है। देखो पढ़ रहे हैं हम 13 ग्रुप, लेकिन 14 ग्रुप आएगा तो आप बोलोगे कार्बन बाकी मेंबर से डेविएशन शो करता है, क्योंकि
कार्बन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल है, इसकी आयनाइजेशन जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। नाइट्रोजन पे आ जाओ। नाइट्रोजन ग्रुप के बाकी मेंबर से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ से ग्रुप 15, यानी ये तो +2 में पहुंच गए, हम +2 में पढ़ेंगे, ये समझ लिया। लेकिन अभी अगर तो काम बाद तक आएगा। ग्रुप का पहला मेंबर नाइट्रोजन ग्रुप के बाकी मेंबर से इसलिए डेविएशन शो करता है क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन में एब्सेंट होते हैं। नाइट्रोजन की बॉन्डिंग के पैटर्न बिल्कुल अलग आएंगे। NCl5 कभी नहीं बनता। नाइट्रोजन के नीचे का जो मेंबर है, फास्फोरस नाइट्रोजन एक ही ग्रुप के हैं, एक ही तरह बिहेव करना चाहिए था, लेकिन PCl5 बना देता है, फ्रीक्वेंटली बनता है, बड़ा स्टेबल बनता है, बड़े काम के कंपाउंड इसके PCl5 बनते हैं, जो वो बड़े काम के कंपाउंड होते हैं। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो इससे बड़ा डेविएशन क्या होगा, एक ही ग्रुप का होने के बाद भी ये कंपाउंड नहीं बना पा रहा है जो ये बना पा रहा है, बाकी सब बना पाएंगे सब। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको डिस्कस की है। ये मैं बता देता हूं कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया। मैंने जो डिस्कस किया अभी, क्यों ग्रुप का पहला मेंबर डेविएशन शो करता है, बहुत छोटा होता है साइज में, साइज में बहुत छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ऑब्लिक करके आप हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी साथ लिख सकते हो। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्वेश्चन का पूरा भंडार मिलता है इस एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल पर बेस्ड। इस कंसेप्ट को डी ऑर्बिटल के समझने में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर नहीं, बॉन्डिंग के, ये जो चैप्टर हम बॉन्डिंग वाला पहले पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर भी आप बहुत आसानी से इस बेस पर समझ सकते हो। डी ऑर्बिटल की एब्सेंस इनको बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग कर देती है। तो एल्यूमिनियम में क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो आएंगे वो एक एलिमेंट को पिक करके दे देते हैं। एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड दे दिया, बोरोन का कंपाउंड दे दिया, ये पूछ लिया कि बोरोन ये कंपाउंड क्यों नहीं बना पाता है, फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा बोरोन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो इसलिए AlCl6 बना देता है। AlCl6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। क्रायोलाइट होता है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने मेटलर्जी पढ़ी है और मेटल बनाने के प्रोसेसेस होते हैं जैसे मेटलर्जी कहते हैं वो पढ़ी है, तो उसमें एक क्रायोलाइट कंपाउंड होता है Na3AlF6। Cl की जगह F लिख दिया बस मैंने यहाँ। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 6 हो रही है, थोड़ी बहुत भी नहीं, 6 फ्लोरीन बंधे हुए हैं इसके साथ, एक एल्यूमिनियम के साथ 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 6 बॉन्ड कहां से बन गए इसके, डी ऑर्बिटल के बिना कैसे समझा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। एल्यूमिनियम के तो आउटर शेल में अगर देखते हो तो 3s आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन 3p, s में तो एक ऑर्बिटल है, p में तो 3 ऑर्बिटल है, ज्यादा ज्यादा 4 बॉन्ड बना पाएगा बस ये। पांचवा छठा बॉन्ड कहां से बन गया, डी की वजह से बना, 3d खाली पड़ा हुआ है एल्यूमिनियम में। ये काम इसीलिए बोरोन नहीं कर सकता। बोरोन में तो ठीक है 2s है, 2p है, ज्यादा बॉन्ड बनाएगा बोरोन फ्लोरीन के साथ 4, इससे ज्यादा नहीं बना सकता, 4 ही ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है नहीं बोरोन के पास। डी ऑर्बिटल लाने का मतलब आप 2d लिख रहे होते, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड शेल में तो 2 ही सब शेल होते हैं, एक s और एक p। हम एक और स्टेप पीछे आ गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ गए, तो बोरोन ज्यादा बना पाएगा BF4 1 नेगेटिव, ये बना पाएगा। BF5 नहीं बना पाएगा 2 नेगेटिव, BCX5 BF6 3 नेगेटिव नहीं बना पाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं का यहीं अभी क्वेश्चन निकल गया। ये AlCl AlF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, BF6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वाई? इस क्वेश्चन का आंसर, एक रेफरेंस आंसर आप याद रख लो, मिलते जुलते आप बहुत सारे, एक को बहुत ढंग से डिटेल से करो, उसे रेफरेंस बना लो, अपने पेन से नोटबुक में लिख लो, आंसर लिख लो,
उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके पीछे होते हैं, वो आप क्वेश्चन कर सकते। एक बात तो ये होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो पहले मेंबर की बाकी मेंबर से अलग हैं? कुछ तो मैंने बता दी, बॉन्डिंग बताई, जैसे BF6 3 नेगेटिव नहीं बनेगा, AlF6 3 नेगेटिव बन जाएगा। गैलियम F6 3 नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स हैं और आसानी से बनेगा। अब हम थोड़ा सा उन प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं जो इस बोरोन की बाकियों से अलग होती है। अब ये ठीक है, 6 बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ये नहीं बना पा रहा है, ये बना पा रहा है, लेकिन कोई काम तो ऐसा भी होता होगा जो बोरोन ज्यादा कर पाता होगा, ये नहीं कर पाते होंगे। कुछ पॉइंट में ये आगे निकल जाएगा, कुछ पॉइंट में ये आगे निकल जाएंगे। उनमें से एक प्रॉपर्टी है पी पाए बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ये पी पाए बॉन्ड क्या है, बस ये पाए बॉन्ड है। इसको इलेबोरेट इसलिए कर दिया, पाए बॉन्ड क्योंकि जब बनता है एलिमेंट ए एंड बी के बीच में, तो इसके लेटरल ओवरलैप से बॉन्डिंग पूरी होती है, लेटरल ओवरलैप करना होता है। तो पी बॉन्डिंग बोलना अधूरी बात है। पीपी बॉन्डिंग तो ये भी हो सकती है ना, सिग्मा हेडवाइज पी सिग्मा पी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। पी पाए मतलब लेटरल ओवरलैप। आप जानते हो कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड आसानी से नहीं बनते। और दूसरी तरफ अगर कोई एटम छोटे हैं, 2 एटम है छोटे, चलो ये सर्कल लिखा गया तो मैं ऑक्सीजन ही मान लेता हूं, ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल बॉन्ड बना दिया मैंने एक पाए। बॉन्ड वीक है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला सिग्मा बॉन्ड जो बना था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था। ऑक्सीजन के नीचे में आता हूं, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर। सल्फर का साइज बड़ा है, दूसरा सल्फर दूर होगा इससे, जो शेल्स इसके कॉम्बिनेशन करेंगे दूर से करेंगे तो सल्फर का साइज बड़ा हो गया। आप सल्फर सल्फर का डबल बॉन्ड बनाना चाहते थे, हम बना लें, कोई बात नहीं है, डबल बॉन्ड बनाएंगे, लेटरल ओवरलैप होगा। हेडवाइज ओवरलैप में तो फिर भी चाहे बड़ा बॉन्ड है चाहे छोटा बॉन्ड है, ये ऑर्बिटल आपस में जाके इनके हेड्स ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। लेटरल ओवरलैप में तो चाहे छोटा भी बॉन्ड है तो भी दिक्कत से ओवरलैपिंग होती है, हमें ऐसे कुछ शो करनी पड़ती है, देखो ओवरलैपिंग, याद हो अगर आपको बॉन्डिंग, ये ओवरलैपिंग शो की थी। तो जो छोटे बॉन्ड है फिर भी उसमें सक्सेसफुल हो जाती है लेटरल ओवरलैपिंग, लेकिन डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज बढ़ते चले जाते हैं। बोरोन छोटा है, एल्यूमिनियम बड़ा है, गैलियम और बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर बड़ा है, सेलेनियम और बड़ा है। बड़ा होने से लेटरल ओवरलैप बहुत मुश्किल होते चले जाते हैं। ग्रुप का पहला मेंबर, कंक्लूजन पर आ रहा हूं, ग्रुप का पहला मेंबर पी पाए बॉन्डिंग आसानी से बना पाता है। रादर अगर जितनी भी बॉन्डिंग हम कंसीडर करें, अगर कहीं पाए बॉन्ड कंसीडरेबल बनते हैं, अगर मैं 10,000 कंपाउंड ऐसे लूं जिनमें पाए बॉन्ड बने हुए हैं, तो उनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, बोरोन भी कम, ये 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड बनाने वाले मिलेंगे। उन 10,000 में से हो सकता है 9,900 जो हैं इन 3 एलिमेंट जरूर मिले।
मैक्सिमम टाइम। उसका कारण है क्योंकि ये छोटे एलिमेंट होते हैं, लेटरल ओवरलैप पी पाई बॉन्डिंग आसानी से कर लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कोई रेयरली कोई बन जाता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड बन गया, नहीं बना नहीं बना, नेवर। आपने कितने कंपाउंड सल्फर के पढ़े थे, उसमें एक आया था बस थायो सल्फेट वाला, जिसमें हमने सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाया था, वो भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो किया था। तो जो बड़े मेंबर्स हैं वो अवॉइड करते हैं पाई बॉन्ड बनाना। जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर जाता है। मैं ग्रुप 15 पर आ रहा हूं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर फास्फोरस है, तीसरा मेंबर आर्सेनिक है। पहला मेंबर छोटा मेंबर है, छोटा मेंबर अगर है तो दूसरा मेंबर भी छोटा है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड आसानी से बनाएगा। आप फ्रिक्वेंटली लिखते हो नाइट्रोजन N2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N, बहुत स्टेबल नेचर में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ग्रुप का पहला मेंबर है तो भाई ग्रुप है ये, तो इसको भी वैसा ही करना चाहिए ना, पी ट्रिपल बॉन्ड पी भी लिखोगे आप। जब एक ही ग्रुप के हैं तो एक ही तरह से, एक ही परिवार के हैं, एक ही बिहेवियर होने चाहिए, नहीं लेकिन नाइट्रोजन अलग जाएगा। फास्फोरस कभी ऐसा नहीं बनाता, कारण छोटा साइज, नाइट्रोजन बहुत छोटा होता है, एक दूसरे के ऑर्बिटल लेटरली स्क्वीज कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ये वाला जो पैटर्न मैंने दिखाया, ये डिस्टेंस कम है इन दोनों के बीच में, एटम्स के बीच में। डिस्टेंस अगर ये ज्यादा है एटम्स के बीच का, तो ऑर्बिटल यहां ओवरलैपिंग लेटरल कैसे कराओगे, मुश्किल काम। बड़े एटम, कंक्लूजन, पंचलाइन, छोटे एटम बॉन्ड पी पाई बॉन्ड बना पाते हैं। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, पी पाई बॉन्ड बनना यानी पाई बॉन्ड बनना मुश्किल होता जाएगा। बात क्या पता चली? बात पता चली डाउन द ग्रुप मूव करने पर, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर में लिखा रहा हूं। डाउन द ग्रुप मूव करने पर, ये पूरे पी ब्लॉक के लिए चलेगा, ग्रुप 13 के लिए तो कर ही रहे हैं हम। ग्रुप 13 में थोड़ी कम पाई बॉन्डिंग होती है क्योंकि मेटल्स हैं ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स हमें मिलते हैं 14 एंड 15 में एंड 16 में, ये नॉन मेटल्स आ जाते हैं। लेकिन यहां के लिए भी ये बात ट्रू है। कार्बन कार्बन बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन वीकर, पाई बॉन्ड की बात हुई है। एंड जर्मेनियम जर्मेनियम और वीक, बनता ही नहीं, ना के बराबर बनता है। कैसे जैसे बॉन्ड के साइज बढ़ते, क्या बोल सकता हूं मैं, एक जनरल बात कह सकता हूं, कुछ एक्सेप्शन अगर नहीं है, लोन पेयर रिपल्शन नहीं आए और दूसरी सारी चीजें नहीं आई, तो एक जनरल ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूं। जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी से मेरा मतलब है बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए, वो साइज के इनवर्सली रिलेटेड होगी बॉन्ड लेंथ के। शायद ये बॉन्डिंग में भी हमने बात कहीं की थी। बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कम होती चली जाएगी, बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। दोनों के लिए ट्रू है बात, चाहे सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है चाहे पाई बॉन्ड की बात हो रही है। सिग्मा बॉन्ड तो फिर भी बन जाते हैं क्योंकि हेड वाइज है, पाई बॉन्ड बनते ही नहीं, बन ही नहीं पाते। साइज बढ़ते चले गए, बॉन्डिंग पी पाई बॉन्डिंग वीक होती चली गई। आगे चलेंगे 14 ग्रुप में, 15 ग्रुप में बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसी कंसेप्ट पर आपको मिलेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी किसी हद तक एग्जिस्ट कर जाता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। सेलेनियम सेलेनियम तो देखने को भी नहीं मिलता कभी डबल बॉन्ड, क्यों? ये तो दोनों छोटे, ये एक बड़ा एक छोटा एलिमेंट फिर भी चल जाता है काम, डिस्टेंस उतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। यहाँ दोनों के साइज बड़े हैं तो डिस्टेंस ज्यादा, बॉन्ड डिस्टेंस अगर हम देखें सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ते, एटम के साइज बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड का भी साइज बढ़ेगा। बॉन्ड का साइज बढ़ा तो
बॉन्ड एनर्जी कम होती चली गई। सिर्फ यहीं पी ब्लॉक में या 13 ग्रुप में ही ये बात काम नहीं आएगी, बहुत जगह ये बात आपको काम आएगी। कंसेप्ट जो मैं बताऊं उन्हें भूलने नहीं है बस। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकली, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप हैव एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड या सिंपल पाई बॉन्ड। इसे देख के मुश्किल से शब्द को कि क्या चीज है, ये कुछ नया आ गया, कुछ अलग से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वही जो आप पढ़ रहे होते थे, ये वाला पाई बॉन्ड। बोरोन पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से फ्रीक्वेंटली बनाता है, बोरोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बहुत बनता है। H3BO3 लिखते हैं हम, नहीं H3BO3 में नहीं बनेगा बोरोन के एनहाइड्राइड में बनेगा। अभी हम बोरेक्स पढ़ेंगे उसमें बनेगा। बोरोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड बनाएगा, एक बोरोन छोटा एलिमेंट, ऑक्सीजन छोटा एलिमेंट, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड आसानी से बनाएगा। ये काम एल्यूमिनियम नहीं कर पाएगा, ये काम एल्यूमिनियम के बाद वाले मेंबर नहीं कर पाएंगे। पहला मेंबर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा रखता है। और मैंने तो कॉन्क्लूसिव बात बता दी आपको, अगर मैं 10,000 कंपाउंड लेता हूं जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो उसमें से 9,900 या उससे भी ज्यादा 3 एलिमेंट निकलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जरूर मिलेगा। अच्छा मेरी बात जज करना, कहीं भी कोई भी कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड मिले अगर, तो उसे देखना क्या इन 3 में से एक एलिमेंट है, जरूर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ग्रुप का पहला मेंबर है, छोटा मेंबर है, छोटा मेंबर है तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। आपस में भी बना लेते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे बॉन्ड कार्बन कार्बन फ्रीक्वेंट, पूरे पूरे ग्रुप बन गए भाई, एल्कीन पूरा, अल्काइन पूरा चैप्टर बन जाता है। नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड हाईली स्टेबल, दुनिया का बहुत इनर्ट कंपाउंड में से एक, ट्रिपल बॉन्ड इतना और ये आपस में क्रॉस जब रिएक्शन सी डबल बॉन्ड होके, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। तो एक हमने एक दूसरे से कॉम्बिनेशन कर दिया। ये प्रॉब्लम किस बात की है कि छोटे एलिमेंट आसानी से मल्टीपल बॉन्ड इसलिए बना पाते हैं क्योंकि वो लेटरल ओवरलैप बहुत आसानी से कर पाते हैं। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो जल्दी से मेरे से। कुछ कॉन्सेप्चुअली बात अगर दिमाग में नहीं आई है तो डिस्कस कर लो जल्दी। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। एक हमने लेटरल ओवरलैप, बड़े अच्छे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको लेटरल ओवरलैप पर मिलेंगे, डेविएशन पर मिलेंगे। पी ब्लॉक से जहां जो एरिया अच्छे क्वेश्चंस का है वो इसका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत कॉमन चीज है, ये बोर्ड में आने वाली चीज है, और बहुत कोई इसमें चांस नहीं है कि आपसे कंपटीशन से पूछा जाए, क्योंकि सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 का, सभी लिख देंगे। लेकिन हाँ, लिखना आना चाहिए। आप लिखोगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा ना लिख के हीलियम लिख दिया यहाँ, जैसे 1s2, 1s2 हीलियम का होता है, 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया जाता है कई बार, ये पैटर्न पहले भी एक बार मैंने बताया था। एल्यूमिनियम है, जैसे मैं लिखता हूँ 1s 2s 2p, ये हो गए 2 2 4 6, इतना नियॉन का होता है तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की जगह नियॉन एटम लिख दिया। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन हटाकर आर्गन एटम लिख दिया, क्रिप्टॉन लिख दिया, जिनॉन लिख दिया। इतना लंबा चौड़ा ये हमें लाइन पूरी नहीं लिखनी पड़ती है, तो हम ये आराम से लिख देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए भाई, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 5n, और ये इनके पीरियड नंबर हैं। पीरियड नंबर 2 है, 3 है, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड। ये क्या इंडिकेट करता है? 6 पीरियड, ये आखिरी शेल को इंडिकेट करता है 6 नंबर, ये इस 6 पीरियड को इंडिकेट करता है। ग्रुप नंबर तो 13 है, ये पीरियड नंबर ये आई है। तो एक ये बड़ा सिंपल सा आसान सा पॉइंट है, आपको वर्क करना है इस पर। सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एटॉमिक नंबर सिंबल लिखने आने चाहिए। एक टर्म आता है जो वैलेंसी, इसका मतलब क्या है? किसी से कंबाइन करने की टेंडेंसी। पुराने टाइम में डेफिनेशन वैलेंसी की ये दी गई थी कि जो एलिमेंट, कोई एलिमेंट एक्स है,
वो कितनी बार हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकता है। जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन कंबाइन हुए तो वैलेंसी 2 कर दी। ये एलिमेंट अगर 4 बार हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, जैसे CH4 है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 कर दी। कंबाइनिंग टेंडेंसी, रेफरेंस किसी को मान करके चलेंगे ना, कोई एक एलिमेंट 3 बार हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, CH3 मान लो AlH3 आ गया, तो इस एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 काउंट की जाएगी। हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया गया था। अब जो ग्रुप वैलेंसी है, वैलेंसी वेरी भी कर सकती है किसी की। ये काम की बात शुरू हो जाती है, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है उससे अब ये कुछ अलग आपने अभी तक पढ़ा है किसी एलिमेंट की वैलेंसी जो बिल्कुल कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, तो चलती है, ज्यादातर केस में होता भी है ऐसा, लेकिन वो जो बड़े एलिमेंट होते हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं हम तो कई बार वैलेंसी 2 शो करेंगे, कई बार 4 करेंगे शो। अब इसी ग्रुप 13 ग्रुप का ही मेंबर है, पहला मेंबर बोरोन है। ये तो रिजिड रहता है, वैलेंसी 3 ही रहती है बस इसकी, ना ज्यादा होती ना कम होती। कभी कभी 4 कर लेता है बस, कभी कभी, लेकिन कंपाउंड फिर न्यूट्रल नहीं रहता। न्यूट्रल कंपाउंड में तो वैलेंसी इसकी रहती है 3 ही। बोरोन, एल्यूमिनियम डेविएशन शुरू कर देता है, बड़ा हो गया ना, इससे बोरोन से छोटा है बेचारा, बड़ा हो गया, साइज बड़ा हुआ, जहां डेविएशन शुरू। फिर गैलियम, फिर इंडियम, थेलियम। एल्यूमिनियम कम डेविएशन करता है वैलेंसी में। थेलियम लेकिन फ्रिक्वेंटली 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक 1 शो करता है, एक 3 शो करता है। 2 वैलेंसीज थेलियम शो करेगा। गैलियम भी, इंडियम भी 1 भी शो करता है, 3 भी करता है। इंडियम भी 1 भी करता है, 3 भी करता है। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा बार तो 3 ही करता है, कभी कभी रेयरली 1 भी करता है। इसके अलावा भी वैलेंसीज होती हैं, लेकिन अगर मैं कॉमन कौन से निकल रही है, सब में जो होती है वो है 3। 13 ग्रुप की जो कॉमन ग्रुप वैलेंसी है, जो सबकी तो जरूर होगी। अब जैसे मैं 1 की बात करता हूं तो बोरोन कभी शो नहीं करता, तो मैं इसे ग्रुप वैलेंसी नहीं बोलूंगा। एल्यूमिनियम नहीं शो करता 1 वैलेंसी, बहुत रेयर अनस्टेबल कंपाउंड में करता है, तो मैं 1 को ग्रुप वैलेंसी नहीं बोलूंगा। लेकिन 3 वैलेंसी एक ऐसी है जो हर एक एलिमेंट करेगा ही करेगा शो। तो एक शब्द आता है ग्रुप वैलेंसी, जिसे ग्रुप का हर मेंबर जरूर शो करता है। वो है 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप। इसके लिए ग्रुप वैलेंसी आती है 13 के लिए 3, ग्रुप वैलेंसी आती है 4, ग्रुप वैलेंसी फिर 3 हो जाती है, ग्रुप वैलेंसी फिर 2 हो जाती है, ग्रुप वैलेंसी फिर 1 हो जाती है, बढ़ती है पहले फिर कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, उस बेस पर हम डिसाइड कर जाते हैं। अब फर्दर हम इस बात को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, और वो होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये ग्रुप वैलेंसी के बारे में थोड़ी सी बात बताई है। पहले तो कॉमन बात कर लें, सिंपल बात कर लें। ग्रुप 13 की वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी 3 है, और कार्बन ग्रुप यानी 14 की होती है 4। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या पढ़ना है, एक शब्द जो मैंने लिखा अभी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये समझने की कोशिश करनी है ये क्या होता है। थोड़ा सा और मैं थोड़ी बैकग्राउंड बता करके फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट बताऊंगा। देखो 13 की बात करें, 14 की करते नहीं अभी, या चलो कर भी लो, या चलो ना करो, एक ही बात है। साथ लेके चलना चाहो चल लो, छोड़ के चलना चाहो छोड़ के चल दो। पहले जो मेंबर है वो तो है नॉन मेटल, ये तो फ्री कैटायन नहीं बनाते, बोरोन कभी, कार्बन कभी फ्री कैटायन नहीं। एल्यूमिनियम लेकिन ये तो मेटल है,
ये तो आयन सोल्यूशन में 3 पॉजिटिव एक्वस, लास्ट क्लास में बात हो रही थी कि सोल्यूशन में वाटर से चारों तरफ से घेर लेते हैं एल्यूमिनियम को, इसके बाकी नेगेटिव पार्ट से अलग करके ले जाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है उसमें, तो ये आयन कहलाएगा एक्वस आयन, बन जाता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मेटल जितने भी हैं उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये कि वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर एक्वस आयन बना देते हैं। एल्यूमिनियम है जैसे, गैलियम है जैसे, इंडियम है जैसे, थेलियम है जैसे। अच्छा देखो, आयरन के बारे में सुना है आपने? आयरन के आयन रेडॉक्स में भी पढ़ा है, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, 2 आयन होते हैं। ये 2 आयन की तरह से इसके कंपाउंड बनेंगे। जैसे मैं अगर लिखूंगा FeCl2, यहां लिखूंगा FeCl3, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है। वैलेंसी का काफी बार रिलेशन ऑक्सीडेशन नंबर से भी होता है। अगर कोई कंपाउंड सिंगल वैलेंसी वाला है और किसी के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर बराबर आते हैं। जैसे ये 2 है, इसकी क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 2 है ये तो वैलेंसी 2 आ गई आयरन की। ये 3 है, वैलेंसी 3 आ गई। CH4 है, ये 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4 आ गई। तो मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी काफी सारे टाइम बराबर बराबर भी हो जाती, अलग भी हो जाती हैं कई बार। जैसे HNO3 है, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है एंड वैलेंसी अलग है। बना के देख लो, HNO3 में N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। अगर मैं वैलेंसी की बात करता हूं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, बॉन्ड तो एक ही है, कोऑर्डिनेट है वो बात एक अलग है, 2 बॉन्ड थोड़ी काउंट करोगे आप। बॉन्ड वैलेंसी के हिसाब से जुड़ा हुआ तो एक ही ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो है लेकिन 2 बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। यहाँ शेयरिंग तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की हो रही है, वैलेंसी एक काउंट होगी, ये वाली एक, ये 2, ये और एक, ये वैलेंसी 3 हो गई। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इस नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है HNO3 का जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर अलग है एंड वैलेंसी अलग है। लेकिन जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखे FeCl3 एंड FeCl2, इसमें जो एग्जाम्पल्स आ गए वो सेम आ गए। ठीक हो गई बात? एक मिनट होल्ड करना। क्या? तो मैं एक बात जो मेन आपको पहले बताना चाहता हूं, जो ध्यान रखनी है आपको, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर जिन कंपाउंड के लिए सेम है, बिल्कुल एक जैसी है, उनके लिए हम इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कह के चेक कर सकते हैं कि इफेक्ट एक ही तरीके का हो रहा है, वैलेंसी के लिए भी एंड ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो बात मेरी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जब मैं बोरोन ग्रुप 13 ग्रुप लेता हूं, 13 ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम लिखा, गैलियम लिख दिया मैंने, इंडियम लिख दिया मैंने, थेलियम मैंने लिख दिया। अब बोरोन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 2s 2p, 2 and 1। एल्यूमिनियम का लिखता हूं, गैलियम का लिखता हूं, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये आपको मैंने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताया। जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कंसीडर की जाए अगर, तो ये सब एलिमेंट ग्रुप 13 के 2 तरह से बॉन्ड बना सकते हैं।
या तो सिर्फ इनका p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो या s एंड p दोनों इन्वॉल्व हो जाएं। भाई ऐसा तो देखो नहीं हो सकता कि सिर्फ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाए p ना हो, p तो क्योंकि बाहर है, पहले p ऑर्बिटल आके बॉन्ड बनाएगा तब उसके बाद s हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है अकेला p इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अकेला s हो जाए। अब मैं काम की बात पे आ रहा हूं। m मैंने कंसीडर कर लिया इन ग्रुप 13 के सब मेंबर को, मैंने मान लिया कि ये m है, मेटल है, ये बोरोन भी है, ये एल्यूमिनियम भी है, इसका ns एंड np कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा हो सकता है कि ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्ट ले एंड m पॉजिटिव बने, ये ना पार्ट ले, हो सकता है। और ऐसा तो होता ही है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएं और m3 पॉजिटिव बन जाए, यहां ns 0 एंड np 0 रह जाए। ऐसा तो फ्रिक्वेंटली होता ही है, जैसे एल्यूमिनियम के केस में हम करते हैं 2s 2p 3s 3p 3p1 का इलेक्ट्रॉन हटा दिया, 3s2 का इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया। ऐसा तो फ्रिक्वेंटली होता ही है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बात आपके काम की ज्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते चले जाते हैं बोरोन से लेकर के थेलियम तक पहुंचने के लिए, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इनके बीच की एनर्जी का गैप बढ़ता चला जाता है। कारण कुछ भी हो, भी कारण पे फिलहाल ध्यान नहीं देना। यहां 2s एंड 2p की जो एनर्जी का गैप है डेल्टा E है, जो एनर्जी 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में चाहिए होती है लगभग उतनी एनर्जी s से तो हमारे लिए नहीं पॉसिबल है कि हम सिर्फ p से निकाल लें। जितनी एनर्जी हमने दी तो उससे s के इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। यहाँ एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा है, यहाँ एनर्जी गैप थोड़ा और ज्यादा है, यहाँ एनर्जी गैप और थोड़ा ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है। यानी जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो बाकी के ये दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी अंतर से एनर्जी मुझे, यानी काफी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो थैलियम के केस में 1 पॉजिटिव बना करके ये रुक जाता है, थैलियम 3 पॉजिटिव बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। भाई थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करो एक बार, 6s है 6p है, 6p में 1 है 6s में 2 है। अब मैं कह रहा हूं उनकी एनर्जी में काफी ज्यादा अंतर है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन हटाने में जो एनर्जी चाहिए होती है। एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, एक सेकंड होती है, एक थर्ड होती है, फोर्थ फिफ्थ करने को जितनी भी कर लो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने दे दी, Tl1 पॉजिटिव बना दिया। अब मुझे जब एक और इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, यानी ये एनर्जी गैप 6s एंड 6p में काफी ज्यादा है किसी कारण से, वो कारण भी मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। यानी थैलियम 3 पॉजिटिव मुश्किल से बन पाता है, थैलियम 1 पॉजिटिव आसानी से बन पाता है। अब ये एनर्जी गैप क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पर बढ़ता चला जा रहा है, तो इन एलिमेंट की 1 पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप मूव करने पर बढ़ती चली जाती है। जो छोटे मेंबर्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, यहां तो मैं 1 पॉजिटिव बना ही नहीं पाता क्योंकि जो मैंने एनर्जी दी, एनर्जी गैप इतना कम है कि ये एकदम से इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाते हैं। लेकिन यहां एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते। तो इस बात को मैंने वर्ड्स में लिख दिया। क्या लिखा? डाउन द ग्रुप मूव, 3-4 स्टेटमेंट में अलग अलग बता सकता हूं आपको। पहला स्टेटमेंट में क्या बता रहा हूं, जब ग्रुप 13 में हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ns
एंड np ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी में गैप बढ़ता चला जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला? ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप मूव करने पर दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्या होगा? 1 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर 2 क्या होगा? 3 पॉजिटिव। वो हमने कैसे याद रखा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इस बात को मैं ऑक्सीडेशन नंबर की जगह और क्या बोल सकता हूं? वैलेंसी भी बोल सकता हूं, किताबों में लिखा होता है इसलिए मैं बता रहा हूं। ग्रुप 13 में दो टाइप की वैलेंसी शो करने की टेंडेंसी होती है, 1 वैलेंसी एंड 3 वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर दो टाइप की हो सकती हैं, 1 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। वैलेंसी दो टाइप की हो सकती हैं, 1 वैलेंसी या 3 वैलेंसी। अब एडिशनल बात करते हैं। और डाउन द ग्रुप मूव करने पर, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, एनर्जी गैप ऑर्बिटल्स में बढ़ता चला जाने की वजह से 1 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात, इसी बात को मैं दूसरे तरह से, तीसरे तरह से बोल दूं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता चला जाता है, एटॉमिक मास बढ़ते चले जाने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की दो हैं, एक 1 पॉजिटिव है, एक 3 पॉजिटिव है। ये हैवी मेंबर है सबसे, ये लाइट मेंबर है सबसे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी लाइट वाले की बढ़ती चली जाएगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। सम अप कर रहा हूं सारी बात को। बोरोन है 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी सब मेंबर हैं, थेलियम तक पहुंच गए हम। थेलियम है 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। लाइट मेंबर की, हल्के मेंबर की, छोटे मेंबर की, जिनमें एनर्जी गैप कम है, उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ये एनर्जी गैप बढ़ता चला जा रहा है, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन हट ही नहीं पाएंगे, तीन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हट पाएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हैवी मेंबर की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, पूरे ग्रुप 13 में नहीं, पूरे पी ब्लॉक में। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेंगी पूरे पी ब्लॉक में। डाउन द ग्रुप मूव करने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैवी मेंबर में ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही है ना भाई, दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 3 पॉजिटिव है, एक 1 पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव लोअर है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। मेंबर कौन सा है? छोटा मेंबर है, लाइट मेंबर है। लाइट मेंबर मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है। लाइट मेंबर की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी गैप इसमें NS एंड NP में कम है। तो अब ऑर्डर मैं बता रहा हूं आपको, एल्यूमिनियम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले मैं 1 पॉजिटिव को कंपेयर कर रहा हूं। 1 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी की बात की, 1 पॉजिटिव एल्यूमिनियम की कम, गैलियम 1 पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा स्टेबल, गैलियम से ज्यादा स्टेबल इंडियम 1 पॉजिटिव, इंडियम से भी ज्यादा स्टेबल थेलियम 1 पॉजिटिव। ये ऑर्डर, यही ऑर्डर अगर मुझे कभी लिखना पड़ जाए 3 पॉजिटिव के लिए, तो उल्टा चलेगा, बिल्कुल रिवर्स। जब 1 पॉजिटिव, थेलियम के लिए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? दो ऑक्सीडेशन स्टेट में से 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। थेलियम के लिए कम स्टेबल कौन सा है? थेलियम के लिए कम स्टेबल है
3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इंडियम 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, गैलियम 3 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इस बात को मैं दूसरी तरह से कहूंगा, लाइट मेंबर की, हल्के मेंबर की, जिसका एटॉमिक मास कम है, उस मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। लाइट मेंबर एल्यूमिनियम, हल्का मेंबर, एटॉमिक मास कम, गैलियम से तो कम है ना, इंडियम से गैलियम का कम है। जितना लाइट होता चला जाएगा मेंबर, उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। तो ये 3, 4, 5 स्टेटमेंट मैंने बताए, और इन सब स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। सारी बातें जितनी थी सब मैंने घूम फिर के हर टाइप की बात इसमें बता दी। सम अप कर रहा हूं मैं, ये 4 स्टेटमेंट अब जो हैं ये समरी है सारी बात की। ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में, इन सब ग्रुप की बात हो रही है। NS एंड NP ऑर्बिटल की एनर्जी में गैप डाउन द ग्रुप मूव करने पर बढ़ता चला जाता है। कोई कारण है जो अभी हमें नहीं पता है, उसे हम बाद में जाके करेंगे। एक बात। दूसरी बात, गैप बढ़ता चले जाने की वजह से जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते रहते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम पर आते हैं, तो इस बात के चांस कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बने, बढ़ते चले जाते हैं। थैलियम 1 पॉजिटिव ज्यादा बनाएगा, एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव ना बना के 3 पॉजिटिव ज्यादा बनाएगा। इस बात को मैंने वर्ड्स में कैसे ढाल दिया, डाउन द ग्रुप मूव करने पर हैवी मेंबर्स की लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं 1 को कहने से इसलिए अवॉइड कर रहा हूं कि पूरे पी ब्लॉक के लिए सही हो जाएगी बात ये। फिर एक बात ये हो गई। तीसरी बात, मैं बोल सकता हूं कि लाइट मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। तो अब अगर मुझे कंपेयर ये करना पड़ जाए, देखो थैलियम 1 पॉजिटिव को एंड थैलियम 3 पॉजिटिव को, कभी आपको ये बोल दिया कि थैलियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, भैया आप जानते हो? आप कहोगे बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं जानते? आपसे बोला जाएगा क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि 6s2 6p1 है, 6p1 से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 1 पॉजिटिव हो जाएगी, या ये s के भी इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3 पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है तो स्टेबिलिटी में ह्यूज डिफरेंस है। अब आपसे फर्दर क्वेश्चन हुआ कि डिफरेंस ये कैसा है 1 पॉजिटिव में एंड थैलियम 3 पॉजिटिव में, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो आप कहोगे 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 पॉजिटिव बनाने के लिए तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। एक बीच में कुछ बात मिसिंग है जो हमें अभी नहीं पता कि एनर्जी क्यों ज्यादा देनी पड़ती है। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो ये सबके लिए ट्रू है बात, ये एल्यूमिनियम के लिए भी बात आ जाएगी ट्रू। एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए जब मैं रखूंगा तो ये तो रिवर्स आएगी बिल्कुल। एल्यूमिनियम 3 positive will be more stable than aluminium 1 positive। ये बात है स्टेबिलिटी की, ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं, और थैलियम के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये बात। थैलियम 1 पॉजिटिव पर बहुत क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेट होकर कहीं कंपटीशन में आपसे पूछे जाते हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इनफैक्ट होता क्या है। हम इसको लिए चलते हैं रिडॉक्स पर, अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ चैप्टर है। आपको किसी ने बताया, किसी ने क्या बताया, सारी बात हमें पता चल गई कि थैलियम 1 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन थैलियम 3 पॉजिटिव, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। और कहीं आपको किसी सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में Tl3 पॉजिटिव दिया हुआ है,
स्टेबिलिटी आपको पता है कि ये कम स्टेबल है, तो इसको तो पल्पिटेशन होता रहेगा, परेशान रहेगा ये। 3 पॉजिटिव है, क्या करूं, किसी तरह से 1 पॉजिटिव बनूं, क्या कुछ ऐसा करूं कि किसी तरह से स्टेबलाइज हो जाऊं, किसी तरह से ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं जहां मैं स्टेबल हूं। तो क्या करना चाहिए इसे स्टेबलाइज होने के लिए? अगर थेलियम 3 पॉजिटिव से कोई गुंजाइश ऐसी निकलती है कि ये 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा। उसका आंसर आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। आप कहोगे ये अगर भाई कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएं, या अगर ये ज्यादा परेशान है तो छीन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। छीन लेगा का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो थेलियम 3 पॉजिटिव का आयन अनस्टेबल होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होता है। अनस्टेबल होने का मतलब है खतरनाक है, टेंडेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन छीन के भागने की है, दूर रहना पड़ेगा इसे इलेक्ट्रॉन देने वालों को। इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं उन्हें अपने छुपा के रखने पड़ेंगे इससे, वरना जहां थेलियम 3 पॉजिटिव आया, क्योंकि अनस्टेबल है वो दिमाग उसका अनस्टेबल है कुछ, वो स्टेबलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कंपाउंड्स ऑफ थेलियम 3 पॉजिटिव आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अब हम थेलियम पॉजिटिव की नहीं करेंगे बात ना, हम तो जनरल बात करेंगे। पी ब्लॉक के हैवी मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होगी। पी ब्लॉक है, पढ़ रहे हैं हम, हमने रेफरेंस ले रखा है 13 ग्रुप। इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें गैलियम है, इसमें इंडियम है, इसमें थेलियम है। थेलियम की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 पॉजिटिव है, थेलियम 1 पॉजिटिव है। ये तो स्टेबलाइज है, ये तो बेचारा जहां रहेगा ऐसे ही बैठा रहेगा, सुबह को जैसा छोड़ के जाओगे शाम को वैसा ही मिलेगा, स्टेबल है। ये परेशान है, ये किसी चक्कर में लगा हुआ है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले मिले मिले। सुबह को छोड़ के गए थे 3 पॉजिटिव, शाम को आके देखा ये तो मिल गया 1 पॉजिटिव में, यानी ये अनस्टेबल। अब मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं। पी ब्लॉक की हैवी मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में इलेक्ट्रॉन लेने वाली यानी ऑक्सीडाइजिंग होती है। यह है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अभी मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं बताया, लेकिन हो गया ये समझ लो। इनर्ट पेयर इफेक्ट कुछ नहीं है, हैवी मेंबर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होना ही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब ये इनर्ट पेयर कहां से आ गया वो एक अलग बात है। ये इनर्ट पेयर है NS NP, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, ये इनर्ट हो गया बस, ये नहीं निकल पा रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी 1 पॉजिटिव बना पाया, ये 3 पॉजिटिव नहीं बना पाया। 1 पॉजिटिव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल रहे हैं। वो सब सारा कुछ मैं लिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो मैंने बताया वो पढ़ने के बाद आपको ये 3 बातें 4 बातें पक्की समझ आ जानी चाहिए। नंबर 1, पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप मूव करने पर हर ग्रुप में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं, या वैलेंसी बोल दो तो चलेगी। ग्रुप 13 में ये कौन कौन से हैं? 1 और 3 है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। इससे हमने कंक्लूजन निकाले कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव में ये ज्यादा स्टेबल है। इससे हमने कंक्लूजन निकाला थेलियम 3 पॉजिटिव में एंड थेलियम 1 पॉजिटिव में 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि थेलियम 3 पॉजिटिव क्योंकि कम स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होगा। इससे हमने बात को अलग शब्दों में बोला, ग्रुप का हैवी मेंबर, एटॉमिक मास ज्यादा जिसका, हैवी मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में ऑक्सीडाइजिंग है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी ये ऑक्सीडेशन स्टेट
तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होगा। होल्ड करना है 1 मिनट जरा।